मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज और रूल्स के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी या मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स या उसके ऑफिस बेयरर्स जो हैं या उसके ऑफिसर्स जो हैं। तो ये अगर आप देखोगे ये महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के 73 सीए में दिया गया है और उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है 2019 में तो 154B23 में दिया गया है। और अगर आप मॉडल बायलॉज के बारे में बात करेंगे तो इसमें 117 में ये दिया गया है। तो बहुत फास्ट जानने की कोशिश करते हैं। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होने वाला है मगर ये बहुत ही आम क्वेरी है, बहुत ही पूछे गए सवाल, इसके अंदर के जो कंटेंट्स है बहुत ही पूछे गए सवाल है फ्रॉम ऑल ओवर जितने भी व्यूअर्स हैं। तो इस टॉपिक को आज इसलिए हमने कवर करने की कोशिश की। तो चलिए फास्ट इसमें देखते हुए निकलते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दी जो क्राइटेरियाज है एज पर द मॉडल बायलॉज, उसमें सबसे पहले आता है कि ही मस्ट नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इज ऑफ मोरल टॉर्पिट्यूड। मोरल टॉर्पिट्यूड मतलब जो समाज में एक्सेप्टेड नहीं है, जो मोरली सही नहीं है। हो सकता है वो जेंडर से रिलेटेड ऐसा कोई अच्छी बात जो ना हो, उससे अगर उसमें कोई कन्विक्शन हुआ है तो वो मॉरल टॉर्पिट्यूड में आता है। कोई फ्रॉड से रिलेटेड आता है, ठीक है, कोई मर्डर से रिलेटेड आता है, कोई नार्कोटिक से रिलेटेड चीजें भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें, ये कुछ एग्जांपल्स है जो मोरल टॉर्पिट्यूड में नहीं आता है। अगर आपके कन्विक्शन हुए हैं तो उस केस में आपको जब तक आपके 6 साल खत्म नहीं हो जाते हैं, कन्विक्शन होने के 6 साल खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर बनने के लिए या कॉन्टेस्ट करने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि डिफॉल्टर फॉर द पेमेंट ऑफ द ड्यूज ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी जब भी आपको कोई मेंटेनेंस बिल दे रही है या कोई डिमांड नोटिस भेज रही है या कोई बिल दे रही है जो जिसमें आपको मेंटेनेंस भरना है, लिखित में दे रही है या आपको रेज कर रही है ऑनलाइन, तो आपको वो पैसा भरना है। अगर आप वो पैसा नहीं भरते हो, जो एक बार आपको इश्यू करने के 3 महीने लैप्स होने के बाद तो फिर आप डिफॉल्टर की कैटेगरी में आते हो। जो नॉर्मल डिफॉल्टर है सोसाइटी का, जो मेंबर है, जो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर नहीं है, उसके लिए तो चलो वो आगे भी बढ़ सकता है। मगर अगर आप सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हो और 3 महीना अगर आपका क्रॉस हो जाता है डिमांड नोटिस मिलने के बाद या मेंटेनेंस बिल मिलने के बाद, तो फिर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये जो आपको जो डिमांड नोटिस हो सकती है, मेंटेनेंस बिल हो सकती है, वो ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, बाय हैंड दिया जा सकता है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भी आपको आ सकता है। अब थर्ड इज दी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एज पर दी सेक्शन 79 या 88 या 147। अब 147 क्या बोलता है? 146 में जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के अंदर में जो प्रावधान दिए गए हैं, जो भी सारे उसमें कौन कौन सी चीजें धारा एप्लीकेबल होंगे जिसकी वजह से आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है या आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं, वो उसमें दिया गया है। और 147 में उसके पनिशमेंट्स क्या क्या होंगे वो सब दिया गया है। तो अगर आपको पनिशमेंट आपको 146 के बेस पे 147 में मिला है तो भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन बनेगा। 88 में क्या दिया है कि इसमें दिस शोज द पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू असेस द डैमेजेस, ठीक है। एंड इसमें ऑडिट अंडर द सेक्शन 81 आ जाता है, इसमें आ जाता है इंक्वायरी अंडर सेक्शन 83 और आ जाता है इंस्पेक्शन अंडर 84। तो बेसिकली ये फंड से रिलेटेड है, ये पावर से रिलेटेड है और रजिस्ट्रार अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। और अगर ये प्रूफ होता है तो उस कंडीशन में आपकी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, जो रजिस्ट्रार के ऑर्डर के आने के बाद आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी और आपकी डिस्क्वालिफिकेशन इतने पीरियड के लिए हो सकती है। अब तीसरा है कि 79 दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के सेक्शन 79 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, ये तीनों सेक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। अब 79 क्या बोल रहा है? सोसाइटी इज ओब्लिगेशन टू फाइल द रिटर्न्स। आपको दिया गया है कि कौन कौन से रिटर्न्स कब कब आपको रजिस्ट्रार के पास या कंसर्न अथॉरिटी के पास में भरना है। अगर आप नहीं भरते हो तो आपकी कंप्लायंस अगर नहीं बैठती है तो उस केस में भी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन बन सकती है। चौथा हम देखते हैं कि नॉन सबमिशन ऑफ द एनओसी
एंड अंडरटेकिंग। बेसिकली आप अगर अपना घर भाड़े पे चढ़ा रहे हो तो उस केस में आपको जो है सोसाइटी को इंटीमेट करना है। आप सोसाइटी से परमिशन नहीं ले रहे हो मगर आपको इंटीमेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये भी आपने नहीं किया है तो भी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। और अगर आप नॉन एक्टिव मेंबर हो, नॉट एन एक्टिव मेंबर, तो नॉन एक्टिव मेंबर के कैसे डिफाइन किया गया है कि इसमें आप अगर आपने 5 साल में एक भी एजीएम जनरल बॉडी, बेसिकली एजीएम भी हो सकता है, एसजीएम भी हो सकता है, अगर आपने अटेंड नहीं किया होगा तो उस केस में भी आप नॉन एक्टिव मेंबर बनोगे। अगर आपने फ्लैट अपना आपका ही वो फ्लैट नहीं है, आप उसे ओन नहीं करते हो, तो आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मगर अगर आपके लिए ये एप्लीकेबल है, आपने फ्लैट परचेज किया है और ये फ्लैट आपका ही सोसाइटी में है, कहने का मतलब है आप एसोसिएट मेंबर नहीं हो, आप बाय नॉमिनेशन आप नहीं आए हुए हो, मेंबर उसमें आपकी मेंबरशिप नहीं आई हुई है, ठीक है। तो आप ओरिजिनल मेंबर हो या आप ज्वाइंट मेंबर हो, तो उस केस में 5 साल में एक आपको मीटिंग अटेंड करना ही चाहिए। और सोसाइटी की जो मेंटेनेंस जो है या कोई भी जब भी जो डिमांड आपको दिया जाता है, अदर चार्जेस मतलब हो सकता है वो कंस्ट्रक्शन के चार्जेस भी हो सकते हैं। अगर आपने टाइमली फिलअप किया हुआ है, टाइमली आपने वो जो देख जो है वो आपने दिया हुआ है, ठीक है, तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बैठेगी, क्योंकि आप एक्टिव मेंबर में आओगे तो आपके लिए ये एप्लीकेबल फिर नहीं होगा। सबलेट द फ्लैट और सोल्ड ऑन केयर टेकर बेसिस विदाउट प्रायर इंटीमेशन इन राइटिंग। तो आपको लिख के बताना है, चाहे आप मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो या कोई और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हो, तो उस केस में आपको लिख के बताना है कि मैं अपना फ्लैट भाड़े पे चढ़ा रहा हूं। एक बार इंटीमेट करने के बाद तो फिर ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मगर आपने अगर मैनेजिंग कमेटी में आप आ गए हो, आपने इंटीमेट नहीं किया है, आप बाद में इंटीमेट कर रहे हो, तो पहले अगर आपने भाड़े पे चढ़ा दिया है तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा और आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन बैठेगा। तो यहाँ पे जैसे देखा, हम नॉन सबमिशन ऑफ द एनओसी और द अंडरटेकिंग, जहां पे जब हम फ्लैट लेते हैं तो वहां पे फ्लैट लेने के टाइम में तो हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह जो भी सबमिट करना पड़ता है, किसके, जो कंसर्न ऑथोरिटी है, जहां पे माडा है, जहां पे सिडको है, अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि जिस फ्लैट को हमने जिस पर्पस के लिए दिया गया है और जिस चीज के लिए हमने जिस चीज के लिए हमने ये फ्लैट लिया है, उसी चीज का पर्पस, उसी पर्पस के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं। मगर यहाँ पे अगर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं नॉन सबमिशन ऑफ द एनओसी एंड अंडरटेकिंग की बात, यहाँ पे हम एसोसिएट मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपका नाम शेयर सर्टिफिकेट में सेकंड में है, तो उस कंडीशन में अगर आपने 10A का फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन फिर बनेगा, ठीक है। तो नॉन सबमिशन ऑफ द एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ हुम, ऑफ द सेकेंड मेंबर, ऑफ द फर्स्ट मेंबर, सॉरी, और अंडरटेकिंग आपने लिख के बेसिकली दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन ड्यूरिंग द नॉमिनेशन, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स और द ऑफिस बेरर्स और द ऑफिसर्स ऑफ द सोसाइटी। मॉडल बायलॉज क्या बोलता है, अगर अभी हम देखेंगे कि इसमें एक्ट के हिसाब से 1960-73 सीए में क्या बोला गया है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। अगेन यहाँ पे वही डिफॉल्टर के बारे में बोला गया है कि आपको डिमांड नोटिस इश्यू किया जाएगा, मेंटेनेंस बिल दिया जाएगा, उसके 3 महीने के अंदर आपको दे देना है। अगर आप नहीं देते हो तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन बैठेगा। फिर उसके बाद हैज बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अंडर दिस सेक्शन, ये हमने पहले भी देखा 79-88 के हिसाब से, और हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द इंक्वायरी। अगर कोई आपने कोई सोसाइटी में अगर कोई मिस एप्लीकेशन ऑफ द फंड हुआ है, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठा है और उसके बेस पे आप वो ऑर्डर जो आता है कि आपसे ही रिकवरी किया जाए, तो उस बेस में भी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन बैठेगा। 79-88 हमने पहले देख लिया। इनकर्ड डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एक्ट, रूल ऑफ द बायलॉज, बायलॉज के हिसाब से भी अगर आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो या एक्ट के रूल्स के हिसाब से,
महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के रूल्स के हिसाब से 1960, 1961 के हिसाब से भी अगर आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, इन तीनों में से किसी एक में भी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन बैठ रहा है, तो भी आप सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी में नहीं रहोगे। यू हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, ठीक है। ये 2001 में जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद इसको एक्ट में इम्प्लीमेंटेशन किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। उसके हिसाब से आई थिंक सितंबर 2001 ऑनवर्ड्स अगर आपके 2 बच्चे हैं और दूसरा बच्चा जुड़वा भी अगर होगा और एक ही बार में आ रहा है तो चलो वो भी 2 बच्चे में काउंट होंगे, मगर 2001 सितंबर लगभग उस ऑनवर्ड्स आने के बाद और उससे 1 साल और आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो एक्ट के आने के 1 साल बाद भी अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनता है, और अगर उसके बाद आपके तीसरे बच्चे हैं तो आप सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी में नहीं रहोगे, आपका डिस्क्वालिफिकेशन बनेगा, ठीक है। एज बिन फाउंड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अंडर 146 में हमने डिस्कस किया कि सारे जितने भी प्रावधान दिए गए हैं कि कौन कौन से क्रिमिनल ऑफेंसेस में आ जाएंगे, वो सब 146 में दिए गए हैं। और उसके हिसाब से अगर आपका कन्विक्शन होता है 147 में उसके सब प्रावधान दिए गए हैं। अगर आपका कन्विक्शन होता है 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, तो भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद कन्विक्टेड विथ इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर, अगर आपको सिविल में भी कोई सजा हुई है जिसका उस सजा का जो इम्प्रिजनमेंट, जो उसका जो प्रावधान है कारावास का, अगर वो कम से कम 1 साल से कम नहीं है, कोई भी सजा मिली हुई हो, तो भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन बनेगा, तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होगे। फिर चलते हैं कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 में जो अमेंडमेंट हुआ 2019 में, आई थिंक 23 जुलाई 2019 में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, वो एक्ट में कन्वर्शन हो गया, ठीक है। तो वहां पे क्या प्रावधान किए गए, वही सेम प्रावधान अगर आप देखोगे कि डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। डिफॉल्टर हमने डिस्कस किया, वही है कि 3 महीना एक बार आपका कंप्लीट हो गया, डिमांड नोटिस मिले हुए और या डिमांड बिल मिले हुए, हैंड से मिल सकता है, रजिस्टर्ड से मिल सकता है, और आपको मिलने के बाद भी 3 महीने तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया, भुगतान नहीं किया, और वो क्रॉस होके नेक्स्ट महीने में अगर जा रहा है तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन बनता है, तो आप सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर नहीं रहोगे। फिर उसके बाद देखेंगे सेलिंग और सबलेटिंग ऑफ द फ्लैट्स वेयर इज ए मेंबर, अगर आप सोसाइटी के मेंबर हो और वहां पे आप एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट का काम कर रहे हो, आप मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हो या मैनेजिंग कमेटी के मेंबर बनना चाहते हो, जिसके लिए आप नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हो, दोनों ही कंडीशन में पहले या बाद में जब भी पता चले उस हिसाब से आप डिस्क्वालीफाई होगे या आप एलिजिबल नहीं हो कॉन्टेस्ट करने के लिए। अगर आप उसी सोसाइटी में फ्लैट को भाड़े में लगाने का या फ्लैट को बेचने का काम कर रहे हो, ठीक है, आप अपना फ्लैट बेच रहे हो तब तो आपकी मेंबरशिप भी खत्म हो रही है वहां से, तो आप तो वैसे ही एलिजिबल नहीं होगे। मगर आप दूसरे का फ्लैट भाड़े पे चढ़ाना या बेचने का काम कर रहे हो तो वहां पे आप कॉन्टेस्ट करने के लिए उस सोसाइटी में एलिजिबल नहीं हो। हेल्ड रेस्पॉन्सिबल अंडर द सेक्शन 79, 88, 154B82 और 154B27। अब 154B27 क्या बोलता है, रजिस्ट्रार के पावर्स के बारे में बोलता है, जहां पे वो जो मॉडल बायलॉज को, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को और रूल्स को कैसे इन्फोर्स कर सकता है, जो स्टेट गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम आते रहते हैं, जो चेंजेस होते रहते हैं। रजिस्ट्रार का काम है, ही इज द कस्टोडियन ऑफ द लॉ, ही हैज टू एनफोर्स इट इन दी हाउसिंग सोसाइटीज। तो उसके एनफोर्समेंट के लिए 154B27 इज एप्लीकेबल। अगर उसके बेस पे भी अगर आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो तो उसके बेस पे भी अगर आपके ऊपर चार्जेस है तो आप डिस्क्वालीफाई होगे, ठीक है। 154B82 क्या बोलता है, वहां पे जो राइट्स ऑफ द मेंबर टू गेट द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द सोसाइटी, रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सोसाइटी इन विच हीज कॉरेस्पॉन्डेंस एंड थिंग्स रिलेटेड टू हिम हैज बीन, जो उसको मिल सकता है। अगर वो भी आप उसे टाइम पे नहीं दे रहे हो, अगर आपके ऊपर बैठता है कि आपने जानबूझ के नहीं किया है, आपने नेग्लिजेंस किया गया है, आप पर्पसफुली आपके ऊपर वो चार्जेस, मतलब आपने नहीं किया है तो आपके ऊपर वो चार्जेस बैठते हैं, आपके ऊपर फाइन बैठेगा। आई थिंक 100 रुपीज पर डे मल्टीप्लाइड बाय जितने भी दिन, मैक्सिमम टू 5000 रुपीज शायद है। उस हिसाब से अगर ये सिद्ध होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, आपके ऊपर वो चार्जेस लगते हैं और ऑर्डर निकलता है, उस बेस पे भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन बनेगा।
फिर सेक्शन 88 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जिसके हिसाब से पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू एसेस द डैमेजेस, जहां पे सोसाइटी के फंड का अगर लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इंक्वायरी के बाद अगर पता चलता है, उसके बेस पे भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन बन सकता है अगर वो सिद्ध हो जाए, ऑर्डर निकल जाता है तो। फिर सेक्शन 79 सोसाइटीज ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न्स, किस किस टाइम में कौन सा रिटर्न, इसके 6 महीने के अंदर, इसके 3 महीने के अंदर, इसके 1 महीने के अंदर, जैसे वो रिटर्न्स भरने हैं। अगर आपने वो रिटर्न्स नहीं भरे हैं तो भी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन बन सकती है। अगर ऐसा ऑर्डर निकलता है, आपके ऊपर चार्जेस सिद्ध हो जाते हैं। फिर द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द सेक्शन 73 CA, जहां पे 7, 8 और 9 को स्पेसिफिकली कोट किया गया है। तो देखते हैं कि ये सेक्शन 73 CA ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, उसके अंदर सेक्शन के अंदर 73 CA के अंदर ये पॉइंट नंबर 7, 8, 9 क्या है। 7 में दिया गया है कि अगर आपके मोर देन 2 चिल्ड्रन है, उस कंडीशन में आपका डिस्क्वालिफिकेशन बन सकता है। 8 में दिया गया है कि अगर आप यू आर गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अंडर 146 एंड उसके हिसाब से 147 में आपके अगेंस्ट में कुछ ऑर्डर निकलता है, ठीक है, कन्विक्शन होता है, तो उस केस में भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन बनेगा। और लास्ट में दिया गया है IX में 9 में, इफ यू आर कन्विक्टेड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर, उस केस में भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन बनता है, जो कि सिविल में ये ऑथोरिटी के अंडर में आता है, सिविल जुरिस्डिक्शन में आता है, मगर एप्लीकेबिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में भी हो जाएंगी। यहाँ पे मैक्सिमम चीजें जो हमने डिस्कस की है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल है और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में कहीं कहीं पे वो एप्लीकेबल है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एप्लीकेबल इन दी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलग अलग टाइप के, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। क्रेडिट सोसाइटी हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, हाउसिंग सोसाइटी हो सकता है, रूरल के हो, मतलब काफी टाइप के ऐसे हो सकते हैं। तो उस हिसाब से, बट मैक्सिमम थिंग्स आर एप्लीकेबल इन दी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। और ज्यादा स्पेसिफिकली कहाँ पे क्या चीज एप्लीकेबल है वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसको छोड़ के 79, 88, 146, 147 और 83, 81 इनके बारे में अलग से हम कहीं पे डिस्कस करेंगे। काफी बड़े बड़े ये सेक्शंस है, तो उसमें अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे ही कुछ चर्चा आगे हम करते रहेंगे। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।